So I request all of you to please welcome Radheshyam Ji Moria with a great clap of hands. Cheer up, yaar. कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप में से कौन यहाँ आना चाहेगा? दो लोग इधर से, दो लोग उधर से। जल्दी 2 जन। फर्स्ट आ जाओ। माइक आप क्या करना चाहते हो? आपके सपना क्या है? अभी कितने परसेंट आते हैं आपके? हाँ, क्यों मेहनत करनी? लगता आप करोगे? जोर से आवाज नहीं। अरे, क्या बनना चाहोगे? कंप्यूटर इंजीनियर। यहाँ पे आप लोग आए हो, ये लोग वहां से उठ के यहाँ आए हैं, ये इनके सक्सेस है, इनके लिए जोरदार तालियां। जो बच्चे वहां से स्टेज तक आते हैं जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और आपके क्या मस्ती, इसका मतलब बताइए, आपने क्या क्या ख्वाब देखे हैं अपनी मम्मी पापा के लिए, कॉलेज के लिए, खुद के लिए? कैसे सपने आप क्या करना चाहोगे? कंप्यूटर इंजीनियर तो आप बन जाओगे, उसके बाद ये आपने सोचा है बड़ी बात नहीं। इनके लिए जोरदार तालियां। आपका ड्रीम क्या है? क्या बनना चाहते हैं? ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो इंजीनियर बनेंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा? बाकी काम कौन करेगा? बच्चे भी हैं, दूसरे बच्चे भी हैं। वेरी गुड, चलो बढ़िया, वेरी गुड। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपसे सपने के विषय में बात करूं, आपके सपने कैसे होने चाहिए? मैं भी जब 7th क्लास में पढ़ रहा था तो मुझे बोलना नहीं आता था। पहली बार जब स्कूल में गया स्टेज पर, तो मैं फिर जब बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने देखा तो बोल नहीं पाया। तो सबने बहुत जोरदार तालियां बजाई, बहुत हुटिंग की, बोला वाह। तो मैंने उस दिन से सोचा था कि मैं एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बनूंगा, और मैंने कोशिश करनी शुरू की। मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर बॉम्बे आ गया, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। लाइफ में सब लोग एक तरीके की चीज़ करते हैं। आज हम सोचते हैं कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या और प्रोफेशन में चले गए, वो हमारा एंड है, वो हमने सोचा है, हमारे ड्रीम्स हैं। लेकिन उसके आगे क्या करना है? अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं? आप जब कहीं आगे जाते हो तो आपके स्कूल का नाम, आपके टीचर्स का नाम, जिन लोगों ने आपको संवारा है, उन लोगों को कितना प्राउड फील होता है। मैं बताऊं, एक बच्चा जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला पढ़ने गया, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, जब वो वहाँ गया तो उस समय रोड भी नहीं थे। फिर उस लड़के में एक लगन थी, उनकी माँ ने कहा कि बेटा पढ़ के आना। वो तक्षशिला गया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हुआ। वहाँ पर सब राजा लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस बच्चे ने सोचा मुझे तो पढ़ना है और मैं यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ? तो वहाँ एक पेड़ के नीचे रहने लगा वो बच्चा, और उसने वहाँ से सोचा कि जितने टीचर्स हैं मैं उनके घर का काम करूँगा, और जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे उनसे पूछूंगा उन्होंने क्या पढ़ा है। वो टीचर्स के घर काम करने लगा। जो बच्चे क्लासरूम से निकलते बाहर आते, उनसे पूछता कि क्या करते, वो क्या पढ़ के आए, वो सारी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे वो टीचर्स की वाइफ को लगा कि ये बच्चा जो है पेड़ के नीचे रहता है और हम लोगों के घर का काम करता है, और इसको कुछ करना चाहिए इसके लिए। उसने पूछा क्या करना चाहते हो, कहाँ से आए हो? उसने बताया मैं पाटलिपुत्र से आया हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उस टीचर की वाइफ ने कहा कि अपने हस्बैंड से इस बच्चे को एडमिशन दिलाइए आप, ये बच्चा इतनी दूर से पढ़ने के लिए आया है और कुछ बनना चाहता है। उस बच्चे का वहाँ एडमिशन हुआ और वहाँ पढ़ना शुरू किया उसने। तक्षशिला में जब उसने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ पे टीचर बना। तक्षशिला में टीचर बनने के बाद उसे लगा कि मैं टीचर तो बन गया हूँ, लेकिन उस समय हमारा देश खंड खंड में बटा हुआ था। सभी राजा महाराजे आपस में लड़ रहे थे, यमनों का आक्रमण हो रहा था। उस समय उसने सोचा
कि मैं जाऊं, फिर से पूरे भारत को अखंड भारत बनाऊं। एक भारत का सपना लेकर के जब वो चले तो फिर से पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र आए, मगध के राजा जो थे उस समय वो बहुत ही अहंकारी राजा थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ जब सभा हुई तो चाणक्य ने वहाँ पर अपने बच्चों से कहा, उनकी सभा में जब क्वेश्चन आंसर हो रहे थे तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चाणक्य ने उस सभा में क्या कहा था। तो जिसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को एक बच्चे को राजा बनाया चाणक्य ने, खुद प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने 24 साल तक इस पूरे भारत पर अखंड भारत को बनाया और शासन किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग जो भी सपने देखते हो वह कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर इतनी उत्कंठा होनी चाहिए कि आप। मैं वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैडम, मैं आलोक, काशी जनपद का निवासी, आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण। नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रशाकिने सपादि चारु पुण्याय विवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका दल है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वररुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। निर्धन का धन? विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण? लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल? धर्म है। धर्म का मूल? अर्थ है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल? विनय है। विनय का मूल? विद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख। बोलो,
क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख। समाज में ओह, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शर्तों के साथ तू ही लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। जो हाथों में तलवार उठाना जानते हैं, वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म हुआ चंद्रगुप्त। देखा कि आपके शिक्षक आपको ऐसी शिक्षा देते हैं तो आपके अंदर तराशते हैं, एक पत्थर से मूर्ति का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने शिक्षक का इज्जत करते हो और पूरी पढ़ाई ध्यान से करते हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है। दो बच्चे थे, दोनों सगे भाई थे, उनके पिताजी शराबी थे, रोज आते शराब पी करके और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती। दोनों भाइयों ने सोचा कि क्या करें। एक भाई ने सोचा कि नहीं, मुझे अलग राह बनानी है, और अलग रास्ते चल पड़ा, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब दोनों भाइयों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ कि एक भाई जो है IAS ऑफिसर बन गया, एक आदमी चोर बन गया, तो दोनों भाइयों ने कहा, एक भाई ने कहा कि मेरे पिताजी की वजह से मैं बुरा आदमी बन गया, नहीं तो मैं भी बड़े भाई जैसा बनता। और जब बड़े भाई से पूछा तो उसने भी कहा कि मैं पिताजी की वजह से इतना बड़ा ऑफिसर बन पाया। घर का माहौल खराब था, लेकिन मैंने उस तरफ देखना बंद कर दिया। मुझे लगा कि पिताजी नहीं सुधर सकते, तो मुझे खुद को सुधारना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, और वो IAS ऑफिसर बन गया। IAS ऑफिसर बनने के बाद उसका समाज में सभी जगह सम्मान होने लगा। तो आप लोगों के सामने भी जिंदगी में हर बार ये प्रॉब्लम आएगी, बार बार ऐसी दिक्कतें आएगी। आपको परिस्थितियां रोकेंगी, लोग रोकेंगे, आपके परिवार वाले लोग रोकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है हमारा परसेंटेज कम आया है। जैसे यहाँ पर जो बच्चा आया था तो कह रहा था 65% या 64%, यानी उसके चेहरे पर एक दबा हुआ भाव था, उसको लगा मेरा नंबर कम आया है। जब आपको ये लगने लगता है कि आप कम नंबर से पास हुए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग नौकरी करते हैं उसमें सारे लोग 95% लाने वाले नहीं होते हैं, वहाँ 50% लाने वाले बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास होता है तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने आप को अचीव कर लेते हैं। वो अपने आप को उभारना शुरू करते हैं और वो अपने आप को सुपर ऊंचाई तक लेके जाते हैं। बिहार का एक लड़का जो IAS ऑफिसर बनना चाहता था, उसके पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने, लेकिन वो दिल्ली आके पढ़ने लगा। उसके पिताजी के पास बहुत पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी खेती बेच के धीरे धीरे उसकी फीस जमा की और उसके पढ़ाना शुरू किया। जब वो बच्चा दिल्ली में फेल हो गया, फेल होने के बाद उसने कहा पिताजी अब मैं पढ़ूँ कैसे, मेरे पास पैसे भी नहीं है, दिक्कत भी है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे लिए मैं सारे खेत भेज दूँगा, तुम चिंता मत करो। बोले पिताजी फिर भी दिक्कत तो रहेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी किडनी बेच दूँगा लेकिन तुम्हें IAS जरूर कराऊंगा। उस बेटे को लगा कि जो पिताजी मेरे इतना कर सकते हैं मैं उनके लिए क्या नहीं कर सकता। उस बेटे ने पढ़ना शुरू किया, उसका परिणाम रहा कि वह एक दिन वाकई IAS ऑफिसर बना। IAS ऑफिसर बन के उसने अपने बाप पिताजी का नाम रोशन किया। झारखंड का वो लड़का इंद्रजीत, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आती हैं, लेकिन आप लक्ष्य निर्धारित करो कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, आप 10वीं क्लास में हो,
यही आपका बेस है। यहाँ के बाद ही आपका डिसीजन होगा आप जिंदगी में क्या करने वाले हो। मैं IAS ऑफिसर के बाद दिखाना चाहूँगा कि उस बच्चे ने क्या कहा जब IAS बन गया। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेकर हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो। तो माँ लोग चली गई मामा गए, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए दिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष हर एक आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे थे? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज़ कहा था, मैंने ये चीज़ बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई की कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना। प्रेम कुमार जी, कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त एक दिन बेटा सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था कि आज की जरूरत नहीं है। आपको पता था IAS क्या होता है? IAS क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरी जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे करूँ, वो कभी भी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी। अब वो जमीन मैं इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। जी के बेटा कैसे हैं? माँ के लिए बेटा हमेशा छोटा बच्चा ही रहता है। तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है, आप तीन लिए ज़्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए हम दुल्हन खर्च के रखे हैं, इसका कोई हुआ है। खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। माँ बाप आपसे कितने बड़े बड़े सपने पालते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए ये करेगी ये करेगी। जब वही बच्चे माँ बाप का दिल दुखाते हैं तो उनको कितना दुख होता है। आप जब टीचर को दुख पहुँचाते हो तो आपको ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि आपका लक्ष्य आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। जब आप लक्ष्य नहीं भूलोगे तो कभी भी ज़िंदगी आपको वह चीज़ देगी जो आप चाहते हो। ये मैं अभी सतना जा रहा था
तो मेरे ट्रेन में 2 महीना पहले 3 महीना पहले की बात है, तो मेरे ट्रेन में जो एक दादा दादी थे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे 2, और वो ट्रेन में बहुत बदमाशी कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप बच्चों को डांटते क्यों नहीं है, बच्चे इतनी बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। मैं अभी बॉम्बे गया था और मेरा बेटा और बहू दोनों एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नाती के साथ मैं क्या करूँ। तो जो पूरी ट्रेन के लोग जो उनसे डिस्टर्ब थे कि वो उन बच्चों को डांट नहीं रहे हैं और इतने बदतमीज बच्चे हैं, उन लोगों की जो मनोदशा थी वो चेंज हो गई। जो लोग पहले 10 मिनट पहले तक उनसे एक घृणा कर रहे थे कि बहुत गंदे आदमी हैं जो बच्चों को डांटते तक नहीं है, वो सब लोग सोचने लगे कि यार इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे क्या करें। तो हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोगों की सहन शक्ति कम होती चली जाती है। हमको लगता है कि मम्मी जो कह रही है वो गलत है, पापा जो कह रहे हैं वो गलत है, टीचर जो कह रही है वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। आप उनसे हर बात को शेयर करें, उनको अपनी बातें बताएं। हो सकता है आपके जीवन में वो चीज़ें बहुत सारी काम आती है। हम लोग लायंस क्लब में भी लायंस क्वेस्ट के माध्यम से ऐसी चीज़ें बच्चों को बताते हैं कि आपको अपने माँ बाप से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। ये चीज़ें हमेशा मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अभी मेरे भाईंदर में एक 12 साल का बच्चा जो वहाँ पढ़ता था, घर पे गया, उसके पिताजी ने उसको खाली डांट दिया कि बेटा तुम जो है बार बार टीवी देखते रहते हो, और वो बच्चा इतने गुस्से में आया कि पिताजी बाहर चले गए और पंखे से लटक गए। ऐसी घटनाएं जो होती है समाज में तो कितना दुख होता है। जिन माँ बाप ने आपके लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे हो और उनके सपने को आप 1 सेकंड में चूर कर देते हो, तो आपको सोचना है आप अपने आप से प्यार करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे दुनिया आपसे प्यार नहीं कर सकती है। मैंने हमेशा महसूस किया है, मैं लायंस क्लब में जुड़ा तो मैंने 18 साल तक लाइनिज्म में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पोस्ट तक गया। मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, लेकिन उससे मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। मुझे अपने आप पर भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी चीज़ बच्चों को देता हूँ, एक लीडरशिप देता हूँ, एक अच्छी चीज़ देता हूँ, तो बच्चे वो चीज़ समझेंगे, और जिसके वजह से मैं आज लाइफ चेंजिंग सेमिनार कर पाता हूँ। आप में भी वो विश्वास होना चाहिए। आप जिस भाषा को जानते हो, जिस चीज़ को जानते हो, उस अपने आप के काबिलियत पर भरोसा करो। अभी मोदी जी ने कहा था, वो जापान जाके आए थे, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है बाकी भी कामों की। तो कोई गलत नहीं है, वो ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आती है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि MA करने वाले बच्चे से वो नौकरी के लिए गया, तो इंटरव्यू में उससे पूछा कि भाई आपने क्या किया, बोले MA किया है। बोले MA तो किया लेकिन जानते क्या हो, कंप्यूटर चलाना जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। बोले बच्चों को पढ़ाना जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। बोले दीवार पर चुनना जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। बोले फिर जानते हो क्या? बोले MA किया है। बोले वो तो आपकी डिग्री होगी। तो डिग्री के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी जिंदगी में होना जरूरी है। आपको किसी न किसी चीज़ से प्यार होना चाहिए। एक बच्चा जो पाकिस्तान से आया था, आप सब ने मिल्खा सिंह पिक्चर देखा होगा। कितने लोगों ने देखा मिल्खा सिंह? नहीं देखा? तो अभी जाके देख लेना, क्या मैं दिखाता हूँ आपको। मिल्खा सिंह को किससे प्यार था? दूध। वो तो एक दूध और दूसरा, और आपने खाली टाइम पास किया है पिक्चर देख के उसको इंडिया के ब्लेजर से प्यार था। जिस दिन उसको इंडिया के ब्लेजर से प्यार हुआ तो उसके लिए वो अपने आप को खपा दिया। उसने सोचा अब इंडिया का ब्लेजर ही पाना है, जिसके लिए उसको कितनी कठिन मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी मेहनत जब आप करोगे तो आपकी जिंदगी में भी वो सफलताएं आएंगी। आपको आपके लक्ष्य से प्यार होना चाहिए, आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। जिस दिन आपको लक्ष्य दिखाई देने लग जाएगा, दुनिया आपकी सफलता को रोक नहीं सकती है।
देखिए ब्लेजर पहनने के बाद उसको कितनी खुशी हो रही है। लेकिन ब्लेजर इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इंडिया का ब्लेजर है। आपको उसके लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। देश का चैंपियन बनने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। क्या चोर दलित कर साले चोरी कर रहा है? नहीं जी, आपके टीचर अगर तो आपको मारते हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा। आपको सुधारने के लिए वो सुधार करते हैं लोग। क्यों पाया तुमने कोट? कोट पाना है, इंडिया का कोट पाना है। नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए, उसके लायक बनना पड़ता है। इंडिया का कोट पाना है, इंडिया का कोट है, इंडिया का कोट पाना है, इसको हराना पड़ेगा। हराएगा शेर सिंह नारायण को, बोल हराएगा शेर सिंह नारायण को। शेर सिंह नारायण को हराएगा तो पता कैसे दौड़ता है वो, कोहली की तरह जाता है, हवा की तरह दौड़ता है वो। है दम तेरे में, दम है तेरे में, शेर सिंह नारायण को हराने का बोल, तो बोल है दम। हाँ जी, चाहे तो कल भी हरा सकता है, उस दिन आपके मैदान खुला है, आप दुनिया देख सकते हो। तो ऐसे 100 शेर सिंह नारायण को हराएगा। आप दुनिया जीत सको तब आपके स्कूल का नाम होगा, आपके टीचर्स का नाम होगा, आपके घर वालों का नाम होगा।
मुश्किलें आएंगी जब भी आप चलोगे। जिंदगी आपके बार बार ही ध्यान रहेगी। यह चीज़ आप ध्यान रखें। आप जितनी बार मेहनत करोगे, जितनी बार गिरोगे, उतनी बार सफलता आपके नज़दीक आती जाएगी। आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन वही आपको जीतने की तरफ बढ़ाती है। बहुत अच्छा दौड़े तुम। पैर में पत्थर ना करता तो अव्वल आते। गुरुदेव, हमने इसे भी सिलेक्ट किया है। अच्छी आप ऐसे मेहनत करोगे, आप हर जगह चुने जाओगे। ऐसा हर बार पत्थर इतना बड़ा नहीं होगा कि किसी की नजर में आ जाए। जम के मेहनत करनी है, यानी कि कोई कंकर पत्थर तेरा कुछ बिगाड़ ना पाए। आओ जी, मैं उम्मीद करूँ आप लोग ऐसे कोशिश करोगे। हमारे बीच हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर राजू भाई पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ सर। माइकल फेल्प्स जो है एक तैराक था जो 2012 में जिसने 7 गोल्ड मेडल एक साथ में जीते थे। माइकल फेल्प्स इतना बड़ा तैराक था कि उसको देखने के बाद लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो बीजिंग से उसको लंदन ओलंपिक जाना हुआ, 4 साल लगे। 4 साल के बाद जब वो लंदन ओलंपिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीता, जीतने के बाद सारे पत्रकार, सारे मीडिया के लोग उसके पास गए, बोले कि आपने तो कमाल कर दिया और आपने 7 गोल्ड मेडल जीत लिया। तो माइकल फेल्प्स ने कहा था कि मित्र, मुझे बीजिंग से लंदन पहुंचने में 4 साल लगे हैं, लेकिन उन 4 साल में मैंने हर रोज 10 घंटे प्रैक्टिस की है। आप भी जाओ, अगर मेरे जैसा 10 घंटे प्रैक्टिस करते हो, रोज मैदान में रहते हो, तो आप भी गोल्ड मेडल जीत सकते हो। माइकल फेल्प्स ने 3 बार ओलंपिक चैंपियन बना हो और लंदन ओलंपिक से 2 साल पहले उसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। बहुत कम लोगों को मालूम है। डॉक्टर ने कह दिया था माइकल फेल्प्स को कि अब तुम कभी भी तैर नहीं सकते हो। तब माइकल फेल्प्स ने कहा था कि डॉक्टर, आपने बोला कि मैं हाथ से नहीं तैर सकता हूँ, लेकिन मैं पैर से तो तैर सकता हूँ। और वो रुका नहीं और उसने लंदन ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीता था। जिस दिन आपके जिंदगी का लक्ष्य हो जाए कि मुझे अब पाना है और आप उसके लिए चलना शुरू कर देते हो, तो सारी चीजें बेमानी हो जाती है। आप वो चीज पा जाते हो जो दुनिया सोचती है कि यह असंभव है, असंभव है। तो ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा जो राजस्थान से चल के आया, राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से चल के आया, वो बच्चा जो बम्बई आया, तो वो यहाँ हीरो बनने आया था, कुछ सपने लेकर के आया था। और वो जो सपने लेकर के आए, लेकिन बम्बई आने के बाद सब हवा निकल जाती है। हम लोग जो यहाँ बम्बई पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब वो आए तो उन्होंने यहाँ बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। बाद में उन्होंने बांद्रा साइकिल स्टैंड पे भी काम किया। फिर उन्होंने फिर से अपने सपने को नहीं मरने दिया और वो फिर से उन्होंने पिक्चर बनाई, हीरो कई पिक्चरों में बने। फिर उन्होंने ग्रुप ऑफ कंपनी तैयार की। तैयार करने के बाद हमारे लायंस क्लब से जुड़े हुए थे। लायंस क्लब में उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और वो कदम बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे देश से 2 इंटरनेशनल डायरेक्टर बनते हैं, जिसमें से राजू मनवानी जी एक हैं। उनकी क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूँगा। राजू भाई प्लीज आप यहाँ आइए, आपके पास समय कम है तो मैं आपको पहले बुलाना चाहूँगा। आज हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हमारे लायंस क्लब में
सबसे सम्मान से नाम लिया जाता है राजू भाई का। राजू भाई ने हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। आपने जो ऊंचाई प्राप्त की है, आज कैस्टल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। आपने जीरो से शुरू किया था, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रही और कभी भी हारे नहीं। हर पल हर चीज को एंजॉय किया और वह सफलता हाफिज की जो हर एक के लिए मुश्किल था, सोचना भी मुश्किल था। ये देखिए, आपको कुछ फोटो में दिखाऊंगा। इसमें इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस अवार्ड की शुरुआत 18 साल हो गए। इस साल दुबई में लायंस गोल्ड अवार्ड की शुरुआत होगी, वो राजू भाई ने शुरू की थी। लायंस क्लब ऑफ सोल दुनिया के सबसे बड़े क्लब है। बच्चों, जोरदार तालियां राजू भाई के लिए। टाइम्स में जो आपका छपा हुआ था राजू भाई का कि नेक्स्ट आईडी, उसके बाद राजू भाई आईडी बने। हम लोगों के लिए सबसे बड़े गर्व का क्षण था और आज हमारे बीच में है। आप लोग आपसे मोटिवेटेड हुए और आपसे सीखें। आपने 140 बार, 140 ना सर, 156 टाइम आज तक ब्लड दिए हैं राजू भाई ने। ऐसे सामाजिक कार्यों में हर समय लगे रहते हैं सर। अभी हमारे ऑलमोस्ट वाले भी आईडी बन चुकी हैं और मैं राजू भाई से चाहूंगा कि वो कुछ शब्द कहें हम लोग बच्चों के लिए, हमारे लिए। सर प्लीज। आपसे हम लोग हमेशा प्रोत्साहित होते हैं। राधेश्याम जी और मेरे सारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। द बेस्ट थिंग इज कि राधेश्याम जी हमारे लायंस क्लब के बहुत ही कर्मठ लाइन मेंबर हैं। इन्होंने जिस तरह अपने आप को डाइवर्ट किया है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ये आपके सामने आकर के बताते हैं। आप बच्चे हो, कच्ची मिट्टी हो, जिस टाइप का भी हम बर्तन, मूर्ति या कोई खिलौना बनाना चाहें तो ये उम्र होती है, इस उम्र में हम उनको ढाल सकते हैं। मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन, मन की इच्छाएं और अगर डिटर्मिनेशन है, कोई भी आपको अपने सपनों को अचीव करने में रोक नहीं सकता। मुझे पता नहीं आपको राधेश्याम जी ने बताया कि नहीं बताया कि हमारे सचिन तेंदुलकर साहब भी 10th में फेल हो गए थे और उनको शायद ये मालूम नहीं था कि उसी 10th में महाराष्ट्र के बोर्ड में आज उनका सिलेबस होगा, या वो भारत रत्न बनेंगे या एयरफोर्स के कैप्टन बनेंगे, कभी सोचा नहीं था। लेकिन उनका डिटर्मिनेशन ऐसा था कि जो भी काम करते थे आज आप सब लोगों के सामने है। ब्रेड हॉक बॉलर का नाम सुना है आपने? उन्होंने विकेट लिया था सचिन का और इतने खुश हुए थे कि वो सचिन के मैच के बाद उनसे ऑटोग्राफ लेने गए। उस बॉल के ऊपर जाकर उन्होंने कहा, मुझे सचिन जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए कि मेरी लाइफ का मैंने पहला विकेट आपका लिया। सचिन ने ऑटोग्राफ दिया। इट विल नेवर हैपन अगेन। आज के बाद ये फिर कभी नहीं होगा। आज तक वो कम से कम 23 बार आमने सामने खेले जब तक सचिन रिटायर हुए, लेकिन ब्रेड हो उनका कभी विकेट नहीं ले पाया। वो डिटर्मिनेशन हम लोगों के अंदर होना चाहिए। ये जो राधेश्याम जी ने एग्जाम्पल दिया है, ये फैक्ट है कि हम सब छोटे छोटे, आप लोग तो बॉम्बे में पैदा हुए हैं, बड़े घरों में हुए हैं, आपको खाना पीना मिलता है, माँ बाप का आशीर्वाद है, टीचर्स का आशीर्वाद है। हम तो छोटे से गांव से आए। गुजरात वाले तो चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गए। और जहाँ तक हम राजस्थान से आए तो ये सोच के आए थे, फैक्ट है कि मैं सतीश कौशिक और राजा बुंदेला तीनों हीरो बने आए थे, लेकिन सोते कहाँ थे? दादर स्टेशन पे। खाते कहाँ थे? माइन की मस्जिद के बाहर या गुरुद्वारे के बाहर या मंदिर के बाहर। खाना मिलता नहीं था। कभी वापस जाने की सोचा करते नहीं थे। वो तो दिन भूखे रहते थे। माँ बाप की याद आती थी, गरम गरम चावल और दाल की खुशबू आसपास से आती थी, सोचते से वापस चले जाएं। लेकिन हिम्मत करके बॉम्बे में रुक गए तो बाद में पुलिस की नौकरी की, बाद में लायंस क्लब ज्वाइन किया और आज इस स्टेज के ऊपर राधेश्याम जी के साथ खड़े होकर आपसे बातचीत करने का मौका मिला। बच्चों, मेरी सिर्फ आपसे एक ही विनती है, बुरी चीज़ें बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती हैं
आप उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त आपके माँ बाप, आपके टीचर, उनका हमेशा कहना मानना, हमेशा उनकी इज्जत करना। वो ज़िंदगी में कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप में से कोई पीटी उषा या सानिया मिर्जा या कोई सचिन तेंदुलकर या कोई नरेंद्र मोदी बने। मेरे आप लोगों से विनती है। और राजस्थान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरी फ्यूचर। हमारे देश आप लोग कितने लोग मानक साहब जी का नाम सुना आपने? फील्ड मार्शल मानक साहब, नाम सुना आपने से किसी ने? नहीं सुना। फील्ड मार्शल मानक साहब हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल है, उसके बाद से आज तक कोई नहीं बना। जो IMA के बच्चे हमारे करते हैं, जो लेफ्टिनेंट और हायर रैंक के बच्चे बनते हैं, उनको ट्रेनिंग देते थे। भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश जब आज़ाद कराया था उन्होंने, तो 94,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। वो आज तक इतिहास है, उसको आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है और वो इतिहास रहा। मैं आपको मानक साहब जी की एक क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा। आप लोग से किसी लोग मिलिट्री में जाना चाहते हो तो यह क्लिपिंग आपको बहुत काम आएगी, जिंदगी में आपको कुछ बनने की प्रेरणा देगी। In the cold winter morning, everything seems to sparkle with the bubbling exuberance of the passing out gentleman cadets. It is a poignant moment, tempered with the camaraderie of the young men. जब बच्चा IMA पास करता है तो उसको इस तरीके के ऑर्डर मिलते हैं और देहरादून में ट्रेनिंग दी जाती है। Keep seeing all the cleavage. Select all the girls. I saw it there. That was 66. Sorry, you missed out the 0 in between. यह जवान हमारे देश की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हम लोग यहाँ शहरों में आराम से सोते हैं, दिन के बदौलत सोते हैं, क्या हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर रहते हैं। The public face of not just the academy, passing out gentlemen cadets have been trained in disciplined valor to the extent that now courage becomes a habit and a reflex. They too, like so many before them, carry forward certain virtues: loyalty to comrades, fidelity to an oath, and courage under stress. For without these virtues, an officer and an army are nothing. The creme de la creme of the academy, for the first among equals, take a time-honored bow. The sword of honor, the gold and silver medals, the banner awarded to the best company are cherished moments in the rearview mirror of time. Many changes have taken place. But one thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to
ensure the security of this country against any aggressor and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. Where you come from won't look at you. Even your Taiwan will despise you. And I look around, I see parents, I see relations, I see friends who are looking at you with trust and pride. Make sure, gentlemen, that you don't betray their trust or their pride. May the winds of fortune blow kindly upon you, and may good luck attend all your deeds. I wish you great success. Thank you. The difference between a bad and a good army is not only a matter of equipment, but also of something in the human spirit. Mere enthusiasm is not enough. Fervor must be controlled, trained, and guided. For 70 years, the Indian Military Academy, nestled in the lap of the Himalayas, has done just that. Fighting is my dharma. I will train my mind, body and spirit to fight. I will excel in all devices and weapons of war, present and future. I will always protect the weak. I will be truthful to bluntness. I will be humane, cultured and compassionate. I will fight and embrace the consequences. God, give me strength that I ask nothing of you.
आपके अंदर आना चाहिए तो आप देश के लिए कुछ कर सको। ऐसी उम्मीद, ऐसे सपने लेके चलो कि देश के लिए आप वीर जवानों को देखो कि जिनकी 3-3 पीढ़ियां देश सेवा में लगी हुई है। 1960 के दशक में अमेरिका में ओजे सिम्पसन नाम का एक फुटबॉल प्लेयर हुआ जो बहुत ज़्यादा, उस समय उसको तूफान, फुटबॉल का तूफान कहते थे। जब वो छोटा था तो उसके पैर जो है सीख जैसे थे, पतले से पैर थे। बच्चे हंसते थे उस पर कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उस बच्चे ने कहा मैं बहुत कुछ करूँगा, एक दिन टाइम आएगा। उस समय ब्राउन नामक के खिलाड़ी, बहुत मशहूर खिलाड़ी था, तो ब्राउन से वो मिलने गया। जब ब्राउन सिल्ड और गोल्ड वो मेडल लेकर के वापस आ रहे थे, उस समय वो ओजे सिम्पसन छोटा सा बच्चा उससे जाके मिला। ब्राउन से कहा, मिस्टर ब्राउन, मैं आपके सारे खेल मैंने देखे हैं। तो उसने थैंक यू बोला और जाने लगा। तो उसने कहा कि ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, एक दिन मैं आपके रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो ठीक से चल भी नहीं सकता है, वह मुझे कह रहा है कि एक दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और उस बच्चे ने उस दिन से 10-10 घंटे मेहनत करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि ओजे सिम्पसन अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर, जिसको जो है आंधी कहते थे, जब वो फुटबॉल प्लेयर खेलने आता था फुटबॉल, तो वो आंधी के तरीके से आता था। इस तरीके का जज्बा आपके अंदर पैदा होना चाहिए। जिस समय वो पैदा हो जाता है, आपको अच्छी बात है जब कोई कुछ कह देता है। अमिताभ बच्चन जी जब बॉम्बे आए थे तो उनके जीवन की बहुत सुंदर घटना है। उनको लोगों ने कहा, वो गाड़ी से जा रहे थे कहीं पर, उन्होंने 2-3 फिल्में की थी, तो उस समय पार्किंग में ही एक आदमी आया। उनको कहा कि अमिताभ जी, आपको बोलना नहीं आता है, इतने लंबे हो, देखने में भी बदसूरत हो, और आप जिंदगी में क्या करोगे? बम्बई आए हो हीरो बनने, वापस चले जाओ इलाहाबाद, तुम्हारा काम नहीं है। अमिताभ बच्चन को वह बात जिंदगी भर याद रही और वो इतने बड़े महान कलाकार हो गए। आज अमिताभ बच्चन लेजेंड है हमारे देश के, पूरी दुनिया उनको मानती है, लेकिन उनको वह सब याद रहा। उस व्यक्ति की कही हुई बातों ने उनके अंदर की कला को उभारा। आपके जीवन में भी आपको कोई रोकता है, उस क्षण को अगर आप याद रखते हो और उससे अच्छा बनने का प्रयास करते हो, बदला लेने का नहीं, तो आप हमेशा अच्छाइयों की तरफ जाओगे। एक दिन जो लोगों ने ना किया था वही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये मेरा दावा है। और मैं एक लखनऊ की एक बच्ची, 26 साल की लड़की जो फुटबॉल प्लेयर थी, लखनऊ से नोएडा जा रही थी फुटबॉल खेलने। ट्रेन में उसके साथ जो है चैन छपटाई की घटना हुई। बदमाशों ने उसका चैन खींचा और बच्ची ने उससे लड़ने की कोशिश की। उन बदमाशों ने उसे उठा के ट्रेन से फेंक दिया। बरेली के पास वो लड़की रात के समय थी, 9-10 बजे की घटना, उसको फेंक दिया। वो बच्ची ट्रैक पे गिर गई। गिरने के बाद उसका एक बायां पैर कट गया, दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया, वो उठ नहीं सकती थी। रात में जाए किधर, अंधेरा ही अंधेरा था। उसके ऊपर से सुबह तक 49 ट्रेनें चली, बार बार जाती रही। जब ट्रेन आती थी वो अपना सर नीचे कर लेती थी, उसके ऊपर लैट्रिन गिरते थे, पानी गिरते थे, गंदे चीज़ें गिरती थी, लेकिन उसने उसकी फिक्र नहीं की। उसने सोचा कि मेरी माँ क्या कर रही होगी, मेरे विषय में क्या सोच रही होगी कि लड़की नोएडा पहुँच गई होगी और मैं तो यहाँ पड़ी हूँ। सवेरा जब हुआ, वहाँ के गांव वाले ने देखा कि कोई कट गया है, तो उसने उसको बुलाया, लेकिन वो भाग गया लड़का गांव में। गांव जा करके उसने 10-15 लोगों को ले करके आया और उस बच्ची को फिर लखनऊ भेजा गया। तब मालूम पड़ा कि अरुणिमा राय घायल हो गई है और उसको फिर लखनऊ से दिल्ली भेजे और उसका इलाज हुआ। जब इलाज हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 25,000 रुपये देंगे उसको। तो लोगों ने कहा कि भीख दे रहे हैं आप, सरकार भी भीख दे रही इतने बड़े फुटबॉल प्लेयर को। लेकिन उसने अपना इलाज कराया, फिर से नकली पैर लगे और उसने सोचा मैं कुछ अलग करती हूँ। सब सोचते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकती, अब तो बेकार हो गई, अरुणिमा राय कुछ नहीं कर सकती, एक पैर में राड लग गया, दूसरा नकली पैर लग गया। उस लड़की ने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। उसने एक सपना देखा वह करने का जो दूसरा सोच भी नहीं सकता, और उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और वो भारत की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने इतनी मुश्किलों के बाद विकलांगता को पार करते हुए उसने ट्रेनिंग ली 1 साल और फिर माउंट एवरेस्ट पार किया। मैं उसका क्लिप दिखाना चाहूँगा आपको। 2 साल पहले मैंने ये सपना बनाया कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है। 21 मई 2013 को जब एवरेस्ट की चोटी पे हम थे, अपने देश का तिरंगा, ऐसे सपने आपके होने चाहिए, किसी भी मुश्किल से नहीं। उस समय जो खुशी थी मेरे अंदर, वो खुशी को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Her triumph is not easily expressed in words. Her achievement is a show of indomitable spirit and tenacity. ऐसे मुश्किलें आपकी जिंदगी में बार बार आएंगी,
ध्यान रखिएगा आपकी जिंदगी अभी The शुरू हो रही entire है। world took notice as she hoisted the Indian tricolor on the top of the world, confronting all odds of her own world. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं तो बहुत हूँ और बहुत खुश हूँ। 26-year-old Arunima Sinha created history by becoming the first female amputee in the world to scale Mount Everest. उस समय बस ये मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम तो विकलांग हो गई हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। Arunima lost her left leg just 2 years ago when she was thrown out of a moving train. जब उन्होंने गले में मेरे हाथ डाला, ऐसे करके छीनने की कोशिश की, तो मैंने भी उसका फॉलो किया, तो उसके दो साथी किनारे किनारे थे और एक फ्रंट पे जो था उसने जोर से पैर से मुझे मारा और दोनों ने हाथ को पकड़ा और ऐसे करके बाहर फेंक दिया। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे लाइट हमेशा आती जाती रहती है। तो ऐसे आया दिमाग में कि घर में जब लाइट चली जाएगी और सब लोग दौड़ दौड़ के छत पे चलेंगे, हम आराम से कैसे आ पाएंगे या फिर हम वहीं पड़े रहेंगे। सोचिए कि क्या होगा, खेलने की तो छोड़ ही दीजिए, कभी हम फील्ड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, ये लगा था। But this British sportswoman wasn't going to let the unfortunate accident undo her winning spirit. While still in the hospital, this former national level volleyball and football player decided to return to the sports ground and train in one of the toughest sports. विकलांगता हमेशा दिमाग से होता है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं विकलांग होगी, जैसे लोग मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम विकलांग हो गई, कुछ नहीं कर सकती हो। और तो शायद अगर मैंने भी ये चीज सोच लिया होता तो शायद अपने घर के कमरे तक, एक बेड तक मैं सीमित रहती या फिर बैसाखी या व्हील चेयर में होती। लेकिन मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया ये चीज निकाल दिया था कि विकलांग होने के बाद भी मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ जो एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी करता है। आगे एक सेकंड में क्या हो सकता है, जीवन भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है, लेकिन अरुणिमा के जज्बे ने यह स्वीकार किया कि दुनिया का सबसे टफ गेम हमें करना है। Aiming to reach the highest point on earth, Arunima underwent a full year of meticulous training at an adventure foundation headed by none other than Bachendra Paul. मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब देखा और मेरा राइट लेग देखा, तो उन्होंने जब देखा कि स्टिचेस लगी हुई थी तो उन्होंने देखा कि, तो बोला उन्होंने कि अरुणिमा के हालात में एवरेस्ट जैसे दुरू पहाड़ के बारे में तुमने सोचा, तो अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया है, तो सिर्फ लोगों के लिए है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात और बोली कि तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। Was strength and came out of it stronger and wiser. स्टार्टिंग दौर में मुझे काफ़ी रेल की पटरी देख के और उसका हॉर्न सुन के काफ़ी डर लगता था, लेकिन फिर भी और लेकिन उसके बाद भी मैं आज अपना आराम से टिकट लेती हूँ और आराम से अपने डिब्बे को ढूंढती हूँ और उसके फिर अंदर सीट को पूरा ढूंढती हूँ, ढूंढ के फिर से मैं जाके आराम से बैठती हूँ। लेकिन एक अगर डर की बात करें तो आज भी उसका हॉर्न सुन के मुझे डर लगता है, और लेकिन एक डर की वजह से पूरी लाइफ रुक नहीं सकती है, उसके बाद भी मुझे चलना तो होगा ही। A devout person, Arunima doesn't miss her evening prayer and engages in all regular household chores. But her dream is edged far away from the confines of walls. It lies in open playgrounds where she hopes to empower others like her. सही मायने में मेरा एवरेस्ट समिट उस दिन पूरा होगा जब मैं अपने जैसे लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँ, उनका जो एक लक्ष्य, उनको एक रास्ता दिखा पाऊँ, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मैंने एक इंटरनेशनल स्पोर्ट एकेडमी बनाने का प्लान किया है। और अच्छे किताब आपके हमेशा साथी होते हैं। जब मैं 1980 में पहली बार मुंबई आया था तो मैंने बेटी के पास एक किताब खरीदी थी
जो एक एयरफोर्स पायलट की थी, उसका नाम था असली इंसान। उस किताब ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी बदला, उसने काफ़ी मोटिवेट किया। और मैं 1980 के बाद मैं गांव चला गया वापस। 93 में मैंने जिस साल BA किया उसी साल मेरे पिताजी गुजर गए। मैं 20-21 साल का था और उसी साल मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, वो 3-4 महीने का था। सब एक साथ में घटना घटी। लेकिन उस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा कि उससे मेरे अंदर इतना सकारात्मक सोच ऊर्जा पैदा की कि कभी भी मैं हारने के विषय में सोचा ही नहीं। और मैं 1985 में जब बॉम्बे आया, एक बार अम्ब्रेला का फैक्ट्री था मेरा गांव में, तो मैं उसके परचेजिंग के लिए आया था। तो मैं चर्चगेट से फिर मैं गया घूमने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया। मैं और मेरा छोटा भाई था, तो मेरे पास पैसे भी थे। मैंने सोचा ताजमहल होटल में चल के नाश्ता करते हैं, और हम दोनों भाई, पैसा था, हमने कहा जाते हैं। जब वो ताजमहल होटल गए तो वहाँ के जो गेट कीपर था उसने हमको भगा दिया। मैंने कहा नाश्ता करना, मैं पैसा दे रहा हूँ। उसने कहा यहाँ नाश्ता नहीं मिलता है, जाओ वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया को, वहाँ पर नाश्ता करना। वो बात मेरे दिल को चुभी और उस दिन से मैंने सोचा कि मैं एक दिन अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि 5 स्टार 7 स्टार होटल मेरे कदमों में होंगे और मैं वहाँ जाने लायक बनूंगा। और वो प्रेरणा हमेशा रही। और मैं लायंस क्लब से जब जुड़ा तो मेरा मकसद भी वही था कि मैं अपने आप को एक अच्छे इंसान के तरीके से पेश कर पाऊँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा रहन सहन करूँ, अच्छी संगत हो, अच्छे लोगों के बीच उठो बैठो और अच्छे विचार आए और अच्छे सपने आए, अच्छे ड्रीम आए, जिसका परिणाम रहा कि मैं लायंस क्लब में ग्रास रूट से लेकर के हायर पोस्ट तक गया। लेकिन मैंने सीखा ही सीखा है। जिंदगी ने आज यहाँ तक पहुँचाया है कि लायंस क्लब की देन है, नहीं तो शायद यहाँ नहीं पहुँचता। और इसके ही मैं असर के बारे में बताना चाहूँगा। 20-21 साल का लड़का था, सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। वो फाइटर पायलट था। जर्मनी के साथ लड़ाई में जब रसिया से उसने एयरफोर्स से फ्लाइट ली, वहाँ उन्होंने एक एयर बेस पे अटैक किया। जो वापस आ गए थे तो इसके प्लेन को अटैक कर दिया दुश्मन ने। जब इसके प्लेन हिट हो गई तो ये वापस आया। वापस चलते समय इसे लगा कि मैं अपने बेस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जब बेस तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो इसने सोचा अब क्या करें। तो बिना तेल के बहुत दूरी तक चलाया और प्लेन क्रैश हो गई। और ये उसके क्रैश होने के समय ये उस फ्लाइट से कूद गया और बर्फ में 8-9 फीट नीचे दब गया था। और उसके बाद एक पोलार बेयर आया जिसने इसको निकाला कि अच्छा मांस से खाएंगे। जब इसको निकाला तो इसको गंध महसूस हुई कि पोलार बेयर है। तो इसको याद आया कि जब एयरबेस से चल रहे थे तो इसके दोस्त ने एक रिवॉल्वर रखी थी इसके पैंट में कि तुम्हारे काम आएगा। तो याद आते इसने रिवॉल्वर निकाला और उस पोलार बेयर को शूट कर दिया। सोचा अब तो बाहर आ गया हूँ, अब चलने की कोशिश करता हूँ। जब ये चलना शुरू किया तो इसने देखा इसके दोनों पैर बेकार हो गए। अब क्या करें। इसने टारगेट बनाया कि यहाँ से हमारा बेस जो है 80 किलोमीटर होगा। तो इसने थोड़ी देर तक लुढ़क के चलना शुरू किया। फिर एक लकड़ी काटी, खाने के लिए कुछ नहीं। 15 दिन तक उसी हालत में ये धीरे धीरे खिसकता रहा। फिर एक गांव आया। दूसरे विश्व युद्ध में रसिया के सारे गांव खत्म हो गए थे क्योंकि हिटलर ने लड़ाई में कुछ भी नहीं छोड़ा था। उस स्थिति में लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते थे, गुफा बना के। तो इसको गांव वालों ने बचाया। फिर इसको देश पे ले गए। फिर इसको मास्को भेजा गया। जब ये मास्को गया, मास्को जाने के बाद इसका इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको गैंग्रीन हो गया। इसके दोनों पैर यहाँ से काट दिए गए। जब काट दिए गए तो डिप्रेशन में चला गया। सोचा मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा और देश के लिए लड़ूंगा। अब मैं लड़ नहीं सकता। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं तुम लड़ सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो बोला नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत डिप्रेशन में रहने लगा। तो उसी में एक कैप्टन था जिसको एक प्लेन पेपर की कटिंग मिली। उसमें लिखा था एक जर्मनी का पायलट था जिसके पास पैर नहीं था, लेकिन एक पैर के होते हुए तो उसने फरमान जहाज चलाया था। वो कटिंग इसको दिया और उसने कहा कि देखो अगर वह जर्मनी का पायलट फरमान जहाज चला सकता है तो तुम तो रशियन हो। तुम रशियन हो, क्या नहीं कर सकते हो। तुम बिना पैर के भी जहाज चला सकते हो। वह पेपर जब इसको मिला उसके मन में आया कि यार वाकई मैं कर सकता हूँ। और उसने उस पेपर को रात दिन पढ़ना शुरू किया और अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया। उस दिन से उसने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद अपने शरीर को बहुत मजबूत बनाया। जब शरीर बहुत मजबूत हो गया, बहुत बलिष्ठ होने के बाद उसके नकली पैर लगे। जब नकली पैर लगा तो उसे लगा मैं तुरंत चलना शुरू कर दूंगा और वो गिर पड़ा। तब जो नकली पैर लगाया था उस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा।
फिर से चलना सीखना होगा, ABCD से शुरू करना होगा, जैसे बचपन में किया था। तब रास्ते में उसको लगा कि वाकई मुझे वापस चलना शुरू करना पड़ेगा, और वह उस नकली पैर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। खून बहते थे लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने उस पर बैले डांस सीखा। बैले डांस सीखने के बाद उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। सरकार ने कहा कि वापस आपको फाइटर पायलट नहीं बना सकते, क्योंकि देश का नियम है लूले लंगड़े को लड़ाई पर नहीं भेजा जाता है। 2 साल तक वो लड़ता रहा। 2 साल के बाद उसको वापस भेजा गया। जब वो गया तो उस यूनिट का सबसे बेस्ट पायलट था। उस यूनिट ने 1 महीने में 339 जहाज मार गिराए थे। तो मास्को में ये चर्चा का विषय था कि ऐसा क्या है उस यूनिट में कि उन्होंने इतने जहाज मार गिराए। तो पोलिक बोई नाम का एक पत्रकार था जिसको भेजा गया कि आप जाओ देखो वहाँ ऐसा कौन सा देश का जज्बा है कि उन वीर जवानों में कि जो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने जहाज मार गिराए जर्मनी की। तो जब पोलिक बोई वहाँ पर गया तो वो सब लोगों से मिला, सभी डिस्टर्ब थे क्योंकि 4-4 बार 5-5 बार उड़ान भरनी पड़ती थी, लड़ाई के समय थे। तो उन सब ने बताया कि हमारे वहाँ का बेस्ट पायलट है। अलग से ही मेस्टर आया। जब पुलिस बॉय उससे मिला तो उसने कहा चलो मेरे साथ मेरे खो में रह सकते हो कि मेरा साथी वापस नहीं आया, वो आज मारा गया। जब उसके साथ गया, खो में जाने के बाद उसने देखा इसने दोनों पैर निकाल दिए। तब उसको ताजुब हुआ कि बोले कि तुम्हें पता नहीं चला, किसी ने बताया नहीं कि मेरे पैर नहीं हैं? बोले नहीं। बोले तुम यूनिट के सबसे बेस्ट पायलट हो। पूरी रात उसने अपनी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था। पुलिस बॉय ने वो लिखा। जब सवेरा हुआ तो उसने देखा बिना पैरों वाला एक पायलट जिसने पूरी जिंदगी अपने सपने को पूरा करने में लगा दिया। और पुलिस बॉय के सवेरे उससे विदा होने लगा तो उसने पुलिस बॉय से कहा कि इसको छापना मत, क्योंकि फासिस्ट कहेंगे कि रसिया वाले लूले लंगड़े को लड़ा रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने उसको छापा नहीं। लेकिन जब यूरेनबर्ग में विश्व युद्ध का मुकदमा चल रहा था तब पूछा गया जर्मनी से कि आपको पता नहीं था रसिया के पास कितने हथियार हैं, कितनी फौजें हैं? तो उन्होंने कहा मुझे सब पता था कि उनके पास कितने हथियार हैं, कैसे लोग हैं, कितना लोग लड़ सकते, कितनी फौजें हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति का पता नहीं था कि वो कितने देशभक्त हैं। हमारे देश में भी अगर हर बच्चे में ये देशभक्ति आ जाए कि हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो फिर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप बदल सकते हैं सब चीज़ें। यह चीज़ें आपके अंदर से आनी चाहिए। जब तक नहीं आती है आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्मा रोडर एक बहुत दुबली पतली लड़की, उसके कॉलेज में बातें चल रही थी ओलंपिक की। तो सबने कहा कि उसने भी पूछना शुरू किया ओलंपिक में जाते कैसे हैं? तो सबने कहा कि ओलंपिक में तुम क्या करोगे पूछ करके, तुम्हारा शरीर भी नहीं है और एकदम दुबली पतली हो और वैसे हवा से उड़ जाओगी। तो सब ने भी उसको भगा दिया। तो उस बच्ची ने उस दिन से दौड़ना शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की, और वो जो है बिल्मा रोडर एकदम ओलंपिक में उसने कई गोल्ड मेडल जीते, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ और 2 बार उसने गोल्ड मेडल जीते थे। तो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती है। ब्राउन नाम का एक खिलाड़ी था जो पिस्टल शूटर था, हवाई का। ब्राउन जो है हवाई का जो पिस्टल शूटर था, उस देश का बहुत नाम था उसका कि बहुत बड़ा नाम करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा। लेकिन उस समय वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग में उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया, उसका दायां हाथ चला गया। पूरे देश को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है और ये जो है अब खत्म हो गया। तब उसने कहा कि नहीं, वो चुपचाप प्रैक्टिस करता रहा। 1 साल के बाद जब नेशनल गेम आया तब वो गया। तो सारे स्पोर्ट्समैन जो थे उन्होंने कहा कि देखो ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप, देश के लिए ये आए हैं मनोबल बढ़ाने। उसने कहा मैं मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ, खेलने आया हूँ, खेलो मुझसे, जीतो। और उस समय जब वो जीता तब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, और हमारे वहाँ अगर होता तो उसको जो है बिग बॉस में भेज देते। लेकिन उसने उसका टारगेट वो नहीं था कि देश में जीतना है, उसका टारगेट था पूरी दुनिया जीतनी है। 1940 में उसने फोकस किया ओलंपिक में जाने के लिए। पहले विश्व युद्ध की वजह से वो कैंसिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कैंसिल हो गया। 1944 में फिर से उसने कोशिश की, लेकिन उस समय भी नहीं जा पाया। उस समय उसकी एज भी 28 साल थी। स्पोर्ट्स में हमेशा, खेल में एक फैक्टर होता है कि जब आप एज में होते हो तो ही आप खेल सकते हो, नहीं तो नहीं खेल सकते हो। लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपने आप को फोकस किया 1948 में। 48 में उसने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, फिर भी नहीं रुका। फिर उसने 52 में फोकस किया और 52 में वापस गोल्ड मेडल जीता। जब उसने वो जीता तो सबको लगा कि क्या हो गया, चमत्कार हो गया।
और उसने जो है पूरे ओलंपिक का इतिहास बदल दिया। तो वो क्षमता आप में है कि आप लोग वह चीज़ें कर सकते हो। मैं बताऊं, अभी जो बच्चे कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं, तो आपके कॉलेज में, स्कूल में टीचर और बच्चों के बीच कई बार क्लेश हो जाता है। वह क्लेश दोनों को मिलकर के एक दूसरे को समझने की जरूरत है। उसका मैं क्लिपिंग बताना चाहूँगा आपको। क्लास में बच्चे कैसे मस्ती करते हैं। Today is my first day and I will be taking all your science subjects, so let's start off on a good note. आप लोग भी मस्ती करते हो क्या? So let's start with a nice round of introductions. My name is Sakshi and I love working with young people. Ma'am, my name is Anish. I was a topper last year. Ma'am, my IQ is 145 and I've got double promotion once. My name is Andy. I like dancing. My name is Ethan and I like to play the guitar. Okay, everyone's done except the last roll number. Zara? Where is Zara? Zara is a zombie. 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 Set it up. Gaurav, I'm going to kill you. Hi, how was your day? Good morning, class of rowdies. You do know that's the name the rest of the school has given you, right? This time, I will not lead the class. You will. Every day, 2 students will come here and present anything that they are passionate about. There is only one rule. You must show respect. So who is courageous enough to accept the challenge? Ma'am, anything? Yes, anything. तरीका बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। Anything you want me to know about the birds and the bees. But I'm afraid to ask. Sequined in the night sky, as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. Today, we both will be teaching you the secret of flight by building a rocket. That balloon over there is also a rocket, but it does not go very far as it does not have any wings to give its flight a direction. So you see, in life, it is very important to have something or someone, yes, or someone who can give you direction every time you go to play. It helps you go very far in life. Good morning, class. Today we have prepared a very interesting topic for the class. Today I'm going to tell you about the physics of dance. But before that, my friend here is going to give you a small demo.
strict. Your class's routines has really changed. How did you manage it? I haven't done anything. I just created a space where no one is judging them, where they can learn through their own interests. Hi class! Good morning, ma'am! So everyone's done with their session except Zara. Zara, come on. Every rowdy class has a voice, waiting to be heard, wanting to be understood, wishing to be loved. Thank you, ma'am, for listening to us. Thank you for not giving up on us. Thank you for finding the reason for our rowdiness, for giving a channel to our craziness. Thank you, ma'am, for finding the poet in a zombie, and for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we always carry in our hearts a part of you. Dear ma'am, thank you. एक दूसरे का सम्मान करना आपको कितना आगे बढ़ा सकता है। टीचर भी आपके लिए स्पेस दें और आप भी टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, तो आप दोनों मिल करके इस समाज को कितना अच्छा बदल सकते हैं। मैं एक सोलापुर से आए हुए बच्चे के विषय बात करना चाहूँगा। एक परिवार में, गरीब परिवार में 5 भाई थे। उस गरीबी में उन बच्चों के लिए खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था। एक मिनट, हाँ जरा आप सुनेंगे प्लीज बच्चों। मैं आपके स्कूल की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल की कहानी है। सोलापुर से एक बच्चा, जब वहाँ से 5 भाइयों में एक भाई धीरे धीरे पढ़ाई करता है और उस पढ़ते समय उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, घरों में नौकरी करता है, पूरी रात मेहनत करता है, फिर भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर पढ़ने की एक लगन थी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। वहाँ के बाद वो बॉम्बे आता है। बॉम्बे आने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो एक वॉचमैन बन जाता है। सोचता है क्या करेंगे, काम तो करना है। और जब वॉचमैन बनता है और उसकी ड्यूटी रहती है एक सोसाइटी में, और वो बच्चा उस जगह रात में, उसके दिन की रात की ड्यूटी वाला वॉचमैन नहीं आया, उस रात उसकी ड्यूटी लग गई कि रात को भी ड्यूटी करनी है। 3 बजे रात में उस बच्चे को नींद आ गई। जब वो लड़का सो गया तो उसका जो वॉचमैन का सुपरवाइजर था वो घूमता हुआ आया और उसने देखा सोसाइटी में कहीं वॉचमैन नहीं है, और उसने देखा कि एक चौकी के नीचे बच्चा सो रहा है। वो आया, सीधा उसने लात मारा, बोले सो रहा है। और वो लड़का उसके अंदर से निकला, उसने सीधा थप्पड़ मारा उस मालिक को, झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। बोले ये ले तुम्हारा ड्रेस और मैं तुम्हारी नौकरी इसी समय से छोड़ता हूँ। और वहाँ से बिले पार्ले स्टेशन आ गया। जब स्टेशन आ गया सोचने लगा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उससे 35 रुपीज़ महीने का नौकरी था, वो पैसे भी नहीं मिले। उसने सोचा उस थप्पड़ कैसे मार दिया। उस दिन के बाद उस बच्चे में लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए, और उसने एक गद्दा बनाने के वहाँ नौकरी शुरू कर दी। रोज़ गद्दे बनाता, घर पहुँचाता, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। और पढ़ाई की वजह से उसने पुलिस में नौकरी ज्वाइन की। पुलिस में उसकी नौकरी लग गई। जब वो नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद उन्होंने और पढ़ा। पढ़ने के बाद वो सब इंस्पेक्टर बने। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद वो आपके एंटी करप्शन ब्यूरो में गए और वहाँ से रिटायर हुए 2 साल पहले। आज वो हमारे बीच में है। आपके हमारे जैसे बोइटे सर, जिसके विषय में आप नहीं जानते हो, बोइटे सर प्लीज यहाँ आइएगा। ये मेहनत होती है, वो अच्छा था। आपको स्कूल के स्कूल आपको नहीं पता होगा कि जनता आना चाहिए आपके अंदर। तो आप देखो कि कितने मेहनत करके सर यहाँ पहुँचे हैं। वह स्टोरी मुझे कल पता चली। मैंने कहा सर मैं बच्चों को बताऊंगा कि ऐसे बच्चों को मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। सर अपने जब भी मैं बॉम्बे आया तभी मेरे को ये लगा कि अपन क्या करना है, लेकिन पहला मैं सर्विस को पकड़ा। कुछ सर्विस नहीं था तो 35 रुपीज़ पर मंथ
वॉचमैन की नौकरी पर ये किया मैं, वॉचमैन की नौकरी विले फार्म में ये किया। तो जो हमारा ओनर था वो रात को आके उसने एक सोया था तो मेरे को लात मार दिया। तो मेरे को उसका गुस्सा आया कि मैं बोला कि क्यों लात मारता है। मैं उसको एक कान के नीचे आवाज़ दे के मैं वर्दी उसके ऊपर फेंक किया। उसके बाद मैं ये सोचा कि अभी मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो मैं बाजू में दूसरा सर्विस चालू करते करते एजुकेशन BA किया, LLB किया, फिर मैं पुलिस में आ गया। तो उसके बाद मैं पढ़ाई करके रिटायर होकर फिर यहाँ आ गया। थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी अपने जीवन में कभी हारना नहीं है। मैं आपको एक बच्चा पैदा हुआ, उसके पाँव नहीं थे, एक पाँव था, दोनों हाथ नहीं थे। उसकी माँ ने अपने वहाँ होता तो शायद उसको फेंक देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, संपन्न परिवार में था। उसकी माँ ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया, बोला कि नहीं मैं इसे पालूंगी, बड़ा करूँगी। धीरे 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 उस बच्चा बड़ा होने लगा और उसकी माँ उसके पीछे पोछा लेकर के चलती थी, क्योंकि जब भी वो चलता था खून बहते थे, पैर नहीं थे। तो माँ को बड़ा दुख होता था। तो बच्चे ने कहा कि माँ एक दिन तुम्हें गर्व होगा, तुम कभी रोया मत करो। तो उसने कहा ठीक है। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगा, लिख सकता नहीं था, दूसरा कोई लिखता था। जब बच्चा बड़ा हुआ उसने सोचा मैं कर क्या सकता हूँ। तो उसके अंदर एक चीज़ आया कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है, जो मैंने पाया है, उसे लोगों के साथ शेयर करूँ कि जीना कैसे चाहिए। जब मैं अपनी बातें कहूँगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उसने स्पीच देना शुरू किया, हर स्कूलों में, हर मोहल्ले में, जहाँ भी लोग उसको बुलाते वो लोगों को मोटिवेट करता कि नहीं तुम ज़िंदगी में कभी निराश मत होया करो, कैसे भी मुश्किल हो लेकिन उसको फेस करो। धीरे 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 वो इतना फेमस हुआ, आज पूरी दुनिया में 5 घंटे डेली निक हमेशा स्पीच देता है और एक स्पीच का $1000 चार्ज करता है। 3 लाख रुपए रोज का कमाता है। आज उसके पास खुद का रिसोर्ट है, खुद का घर है, खुद का परिवार है, उसकी शादी हो गई, लेकिन वो उसमें से 80% पैसा चैरिटी में खर्चा करता है। मैं निक की एक कहानी दिखाना चाहूँगा आपको। आप यह देखने के बाद सोचिए कि आप लोग कितने खुश नसीब हो, आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। इन बच्चों को क्या मिला है? I'm very thankful that I have my little chicken drumstick game. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like, and I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? तो आपके सपने ऐसे होने चाहिए। मेरा आज ड्रीम, आपके सपने कैसे होने चाहिए, इस पर मुझे बोलना था। तो ऐसे आपके ड्रीम्स होने चाहिए कि कभी भी आप हार मत मानो। आज देखो बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जो सचिन तेंदुलकर हो, धीरू भाई अंबानी कॉलेज नहीं गए। आप अपने अजीम प्रेमजी को देखिए, उन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है। आप इसका हम लोग देखते हैं कि हमारे बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब नहीं आप कॉलेज मत जाए, लेकिन आपको जो पढ़ाई करनी है उसके बाद आपको पूरी अपनी ज़िंदगी को एक ढर्रे पर लाना है। और मैं आपको आखिरी क्लिपिंग के साथ अपने इंडी की तरफ ले जाना चाहूँगा। और ये आपके लिए है पर्टिकुलर 3 इडियट का एक क्लिपिंग। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब ने देखा होगा, खूब मस्ती, आप ताली बजा सकते हो अभी। मेरे भी आसपास से चलो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। कैसा ये रणछोड़दास कहाँ मिलेगा? इसका नाम रणछोड़दास नहीं है। छोटे 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 यार उसका नाम क्या है? छोटे। शांत हो जा, आओ मेरे साथ।
काय रंजो काय रंजो हाँ वो रंजो फरहान पता है तुम्हारी लिखी हर किताब उसने पढ़ी है ये देखो और ये भी राजू तुम्हारे ब्लॉग्स रोज पढ़ता है बच्चों को तुम्हारी रिसर्च के बारे में बड़े गर्व से बताता है आपका हेलमेट याद है दिया दीदी चोरी हो गया था ना तुम कौन हो और हम सबका नाम कैसे जानते हो? पहचाना नहीं कैसे पहचान गई मिलीमीटर और सेंटीमीटर जो बन गया किलोमीटर बन गया तू यहाँ क्या कर रहा है? पहली बार मेरे नाम पे एक चिट्ठी आई अंदर से ट्रेन का टिकट निकला पीछे लिखा था पढ़ना चाहता है तो ट्रेन पकड़ ले भाई मैंने पकड़ ली कहाँ है वो ये? तुम रोज दुल्हन के कॉस्ट्यूम में स्कूटर पर बैठकर मेरे सपनों में घूंघट की जगह अपना हेलमेट उठाती और मुझे किसी नहीं सॉरी शादी की? क्या नहीं तुमने ऑलमोस्ट इडियट तो किसी से प्यार करते हो? नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गए? गाँव में टीचर बन गए हाँ? A for apple, B for ball. हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स नहीं चल गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। ये सैलरी कितनी है जानते? वो 5,000। For me that's like $100. मेरी बेटी की पॉकेट मनी तुम्हारे सैलरी से ज्यादा है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। अब यहाँ बच्चों के डायपर बदलता है। मैं बोला था एक दिन तुम रोगे और मैं रोऊंगा। तुम्हारा नहीं जीता। वायरस का पेन तेरे पास कैसा है? कोई बात नहीं,
कभी स्कूल में तकलीफ हो और डोनेशन चाहिए to call my assistant, huh? A for apple, B for ये बिल्कुल नहीं बदला है यार, इग्नोर कर उसको बोल रहे हो। छोड़ो ना, गुड न्यूज ये है कि तुम्हारा नाम रणछोड़दास चांचड़ नहीं है। इमेजिन शादी के बाद मैं या चांचड़ या वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? सुसु बाबू क्या बाबू? तू साइंटिस्ट है क्या? कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं। मतलब तू चतुर का नाम है? हाँ यार तुझे ढूंढ रहा है। अरे मैं बाबू क्या एक बार बता, तू साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू पुंचू बांगड़ू है? हाँ बाबा। मिस्टर वेंडू, can't believe आपने फोन की। आई एम सॉरी मिस्टर चतुर, लेकिन आपकी कंपनी के साथ मैं डील साइन नहीं कर पाऊंगा। और सर क्या हुई सर? अरे कैसे साइन करो यार, मेरी पेन तो तू ले गई। पेन सर, I didn't get you. अरे वो जो तेरे हाथ में वायरस की पेन। पेन? मिस्टर वेंडू? यार इसका तो बलात्कार हो गई। You got me. You got me, Rancho. I mean, Mr. Vendu, totally floored me. Good one. I hope हमारे पर्सनल प्रॉब्लम इस डील को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चतुर! इतना यार, अंदर से लाइफ में मैं कुछ करेगा। No, I'm telling you, शप्पर, Rancho 100, Chittur 0. You win, I lose. You don't believe me? किसी ग्रेट हो तो उसे कबूल करो। Rancho, तेरी जॉब चली जाएगी यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो सारी झक मार के पीछे भागेगी। दोस्तों सच्ची बताओ तो मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ नहीं पाया। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग सेमिनार। नन अदर देन राधेश्याम जी। आई थिंक तो सारे बच्चों को खड़े होकर स्टैंडिंग एविएशन देना चाहिए राधेश्याम जी को। इट्स अ टू गुड सेमिनार, टू गुड सेमिनार।